Morning students, welcome to the class. Today we will discuss about cell organelles. Cell organelles, these are the various components of the cell. These are present inside the cell, which are present in the cytoplasm of the cell. Cell organelles के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इसमें सेल ऑर्गेनल्स सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो एक एक करके हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे. द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा. These all are called cell organelles. So the structures which are not bounded by membranes are called cell inclusions. For example ribosomes and centriole. जो सेल के पार्ट्स मेम्ब्रेन से ढके हुए नहीं होते उनको सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स और सेंट्रियोल. इनमें बाहर से मेम्ब्रेन नहीं होती है. बाकी जो सेल पार्ट्स है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब में सेल मेम्ब्रेन बाहर से जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसलिए इनको बोलते सेल ऑर्गेनल्स. नाउ अमंग द सेल ऑर्गेनल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ एन irregular network of channels which are bounded by membrane and are interconnected with each other. ये एक चैनल्स होता है, चैनल की शेप में होता है, नेटवर्क होता है, बहुत जाल होता है स्ट्रक्चर्स का, जो मेम्ब्रेन बाहर से मेम्ब्रेन होती है इसकी, और ये इंटरकनेक्ट होता है एक दूसरे से. दे आर सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनको सेल में देखा जा सकता है. Okay, now endoplasmic reticulum, these are of two type. Endoplasmic reticulum can be seen outside the nucleus in continuous in the form of continuous network. आप न्यूक्लियस के बाहर से इसको आराम से सेल अप टू सेल मेम्ब्रेन इसको कंटिन्यूस चेन के रूप में भी कभी कभी ये देखा जा सकता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप. दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड smooth endoplasmic reticulum. These are of two type, RER and SER. RER rough endoplasmic reticulum and SER smooth endoplasmic reticulum. Now if ribosomes are seen attached to the surface of endoplasmic reticulum, then they are called rough endoplasmic reticulum. अगर रेटिकुलम के बाहर से राइबोसोम्स प्रेजेंट है, अगर उनके सरफेस पे राइबोसोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर से जो इनके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अगर ये खुरदरी हो, अगर इनके बाहर से राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, और उसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इफ़ राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर से राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनका सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा. ओके, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर राइबोसोम्स बाहर से प्रेजेंट हैं सरफेस पे तो रफ सरफेस हो जाएगा और वो कहलाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इफ़ राइबोसोम्स आर एब्सेंट and surface is smooth, then it is called smooth endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum are of two type. Now in this diagram you are seeing the structure of endoplasmic reticulum. nucleus, nuclear pore है, nuclear envelope है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं. और ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर, उसके बाहर से कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर के रूप में आप मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं. यहाँ पे लिखा है सिस्टर्नल स्पेस, सिस्टर्ने लिखा है. सिस्टर्ने इज़ ए पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और आप ये देख रहे हैं ऐसे पिंक सी स्ट्रक्चर इसके सरफेस पे मौजूद है, प्रेजेंट है, ये कहलाती है राइबोसोम्स. दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स. सो इफ़ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट देन दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ आप ये देख रहे हैं इस सरफेस पे
ये आप देख रहे हैं इस सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो हम इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर यहाँ एब्सेंट है, तो हम इसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन द डायग्राम यू आर easily seeing that where is rough endoplasmic reticulum and where is smooth endoplasmic reticulum. Now functions of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं, वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल. फर्स्ट फंक्शन, राइबोसोम्स प्रेजेंट आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है आप देखते हो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के लिए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा. ओके, बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, then it become rough endoplasmic reticulum and it helps in the synthesis of protein. So first important function is it helps in the synthesis of protein. Now the next function, the SER, the smooth endoplasmic reticulum, helps in the manufacture of fat molecules or lipids. लिपिड का मतलब होता है फैट. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन नहीं बनाते, क्योंकि राइबोसोम्स ही केवल प्रोटीन बना सकते हैं. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फैट. सो द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर और सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. तो SER का मेन काम है कि ये फैट बनाते हैं. Now the next important function of endoplasmic reticulum, it helps in the intracellular transport of substances. ये प्रोटीन बनाकर केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि इसको सारे सेल्स पार्ट में पहुंचाते भी हैं. इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. ये सेल के अंदर ही सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, स्पेशली प्रोटीन्स का, क्योंकि प्रोटीन बनता है RER के द्वारा. देन इट ट्रांसपोर्ट इट टू अदर parts of the cells where it is required. So it helps in the intracellular transport of substances like proteins. Now the next important function, it helps in the synthesis of steroid hormones. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, it helps in the synthesis of steroid hormones. steroid hormones के फंक्शन में भी ये हेल्प करता है. स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है. स्टीरॉयड का मेन काम क्या है, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. ये हमारे शरीर में बहुत सारे पॉइजन्स और जो ड्रग्स हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसमें जो पॉइजन है उसको हटाता है. तो स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट एक्ट्स एज द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल. ये सेल के स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है, सेल की एक संरचना देता है, सेल को स्ट्रक्चर देता है. So it act as a skeleton system of the cell. So these are the some important functions of endoplasmic reticulum. So most important function is RER help in the protein synthesis and SER help in the lipid synthesis. Now membrane biogenesis. There is one more function or important function of endoplasmic reticulum is that the SER help in the manufacture of fat molecules or lipids, important for cell function. Some of these proteins, SER help in the manufacture of fat and RER help in the manufacture of protein. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Now RER का मेन काम है प्रोटीन बनाना और SER का मेन काम है फैट बनाना. तो ये फैट और प्रोटीन मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाने का भी काम करते हैं. अगर सेल मेम्ब्रेन इधर उधर से रैप्चर हो जाए, टूट फूट जाए, तो उसको बनाने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं. तो अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए, रैप्चरिंग हो जाए, तो उसको फिर से कौन सही करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सो
building of the cell membrane with the help of proteins and lipids synthesized by endoplasmic reticulum is known as membrane biogenesis. Now the next important cell organelle is Golgi apparatus, also called Golgi bodies. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो है गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था. नाउ दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल लेयर होती है स्ट्रक्चर्स दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्ने. जो ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने हैं ये गोल्जी एपरेटस के डिफरेंट पार्ट्स हैं. गोल्जी एपरेटस किस किस से मिलकर बनता है? ये मिलता है ट्यूब्यूल्स से. ट्यूब्यूल्स एक लंबी स्ट्रक्चर होती है. ट्यूब्यूल्स एक लंबी फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर होती है. वेसिकल्स सैक जैसी स्ट्रक्चर होती है, थैले जैसी, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है. सिस्टर्ने एक के ऊपर एक स्टैग लगे हुई स्ट्रक्चर होती है. कॉइन्स जैसे एक के ऊपर एक होते हैं वैसे सिस्टर्ने. तो गोल्जी एपरेटस किस से मिलकर बनता है? ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और एंड सिस्टर्ने का बना होता है. ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने. नाउ दीज आर यूजुअली सीन एग्रीगेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. इनको ज़्यादातर न्यूक्लियस की तरफ देखा जा सकता है सेल के अंदर. इन प्लांट्स दे अकर एज अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनकनेक्टेड चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स. प्लांट्स के केस में ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अनकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, चैनल्स के रूप में नहीं होते हैं. और इन स्ट्रक्चर्स को प्लांट के केस में गोल्जी एपरेटस को डिक्टियोसोम्स बोला जाता है. डिक्टियोसोम्स. ठीक है, सो इन केस ऑफ प्लांट्स द गोल्जी एपरेटस इज नोन एज डिक्टियोसोम्स. Now in this figure the diagram of Golgi apparatus is seen. Golgi apparatus, you are seeing this diagram that इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. वेसिकल जो आप ये देख रहे हो इस फिगर में, वेसिकल ऐसी थैले जैसी स्ट्रक्चर जो होती हैं, सैक जैसी स्ट्रक्चर जो आप इसमें देख रहे हो, ये सब वेसिकल्स कहलाती हैं. गोल गोल स्ट्रक्चर है ये वेसिकल्स कहलाती हैं. ये ऐसी एक के ऊपर एक जो लगी हुई स्ट्रक्चर्स हैं सिस्टर्ने हैं. ठीक है, वेसिकल्स तो हो गई सैक जैसी स्ट्रक्चर, और ये ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक लगी हुई स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने. दीज आर कॉल्ड सिस्टर्ने. एंड ट्यूब्यूल्स जो लंबी स्ट्रक्चर होती हैं वो ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं. सो इन दिस फिगर यू आर ऑल्सो सीइंग द वेसिकल्स, सिस्टर्ने एंड ट्यूब्यूल्स. जो लंबी स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं ट्यूब्यूल्स है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस. कि गोल्जी एपरेटस कैसा दिखता है. तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी एपरेटस. Now the functions of Golgi bodies. The important functions of Golgi bodies are they help in the synthesis of some polysaccharides from simple sugar. Golgi apparatus का मेन काम है कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है. पॉलीसैक्राइड्स की जगह आप कॉम्प्लेक्स शुगर भी लिख सकते हो. सो दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैक्राइड्स. पॉलीसैक्राइड्स होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सो ये सिंपल शुगर से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम गोल्जी एपरेटस का है. ओके, सो दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. गोल्जी एपरेटस गोल्जी बॉडीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोजन और प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करते हैं गोल्जी बॉडीज़. ग्लूकोज और प्रोटीन बनाने में, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें भी इसका इन्वॉल्व रहता है ये. सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म करनी है. सो इट हेल्प्स इन गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस. नेक्स्ट है लाइसोसोम्स. लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस हेल्पफुल है. प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फाउंड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़ बाय बडिंग. गोल्जी बॉडीज़ में से भी थोड़ी उभार निकल आते हैं, बड स्ट्रक्चर निकल आते हैं जो उससे अलग होकर लाइसोसोम्स बनाते हैं. लाइसोसोम्स सेल के अंदर मौजूद एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो लाइसोसोम्स कौन बनाता है? गोल्जी बॉडीज़ बनाते हैं लाइसोसोम्स. सो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. Now the
Next important function is they are responsible for secretion and transport in the cell. इनका मेन काम है कि ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, सिक्रीशंस, ये सब काम गोल्जी एपरेटस करता है. पैकेजिंग का काम करेगा, सिक्रीशन का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस का, शुगर और इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है सेल के अंदर, जहाँ सेल के अंदर ज़रूरत है वहाँ पहुँचाता है. सो इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल. सो दिस इज़ द important function of the Golgi apparatus. So students, this is all about the two important cell organelle, that is endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. So these two structures are present in both plant cells as well as animal cells. So very important, go through all these topic and try to clear the concepts. Thank you students.